बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आज हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस डिफाइन भी करेंगे और इसके जो दो किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, उनको भी डिस्कस करेंगे। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो भी हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास अगर लेक्चर में टाइम हुआ तो फिर एक आध क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले the system of m linear equations in unknowns of the form, यानी इसमें जो इक्वेशंस की तादाद है वो m है और अननोन्स की तादाद जो है वो n है। और फॉर्म कौन सी है? a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 एंड अप टू सो ऑन a1n xn इज इक्वल टू 0। अननोन्स कितने हो गए? अननोन्स हो गए हैं n। कौन कौन से? x1 x2 x3 अप टू xn, दीज आर अननोन्स। और इक्वेशंस की तादाद जो है वो भी मुकम्मल करनी है हमने। अभी हमने ए की इक्वेशन लिखी है। दूसरी इक्वेशन क्या है? a12 x2 प्लस ये जो आपके पास a12 नहीं अब आएगा, ये आएगा a21, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, a22 x2 और यहाँ आएगा x1 प्लस a23 x3 अप टू सो वन a2n xn इज इक्वल टू 0। देखें, पहला सब्सक्रिप्ट जो है नंबर ऑफ रो को शो कर रहा होता है, दूसरा सब्सक्रिप्ट जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पहले सारे सब्सक्रिप्ट्स में 1 आएगा क्योंकि ये फर्स्ट रो है। यहाँ पहले सारे सब्सक्रिप्ट्स में 2 आएगा चूँकि ये सेकेंड रो है। इसी तरह a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 प्लस a3n xn इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप कह ये रहे थे कि ये कितनी इक्वेशंस हैं? ये m इक्वेशंस हैं। m इक्वेशंस होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज m होंगी। तो यहाँ अब आपके पास क्या आएगा? am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस am3 x3 एंड सो ऑन amn xn इज इक्वल टू 0। तो ये जो सारा सिस्टम है ये कहलाता है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। लीनियर हम क्यों कहते हैं? कि इसमें जो अननोन्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं जो हमने फाइंड करने हैं x1 अप टू xn, ये सारे के सारे लीनियर हैं। इनकी पावर्स 1 है, ना इनकी प्रोडक्ट्स हैं, ना इनकी पावर 1 से ज़्यादा है, ना पावर 1 से कम है। तो लीनियरली ये अपीयर हो रहे हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट सेपरेट नहीं पड़ा हुआ। जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो सारे के सारे अननोन के साथ मल्टीप्लाई होकर पड़े हुए हैं। किसी भी इक्वेशन में यहाँ आपके पास सेपरेट कोई कांस्टेंट नहीं पड़ा हुआ। सेपरेट कांस्टेंट अगर होता तो ये 0 ख़त्म हो जाता, क्योंकि उसको उठा कर इधर ले जाते तो 0 ख़त्म हो जाता। आप वेरिएबल से उठा, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है उसको तो अब नहीं लेके आ रहे। समझ आ रही है आपको? तो हमारे ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इसके दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है जीरो सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन से क्या मुराद है? जीरो सॉल्यूशन। उसकी मैं अभी आपको वजाहत करता हूँ। ट्रिवियल सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन, या फिर ये जीरो सॉल्यूशन है। देखें, अगर मैं सारे के सारे x1 भी 0 ले दूँ, x2 भी 0 ले लूँ, x3 भी 0 ले लूँ, अप टू सो ऑन xn भी 0 ले लूँ और इन इक्वेशन में पुट करूँ तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी? भाई जब आपने x1 0 पुट किया, x2 भी 0 पुट कर दिया, x3 भी 0 पुट कर दिया, सारे के सारे तो आपने 0 पुट कर दिए, तो सेटिस्फाई ना होने वाला तो क्वेश्चन रहा ही नहीं। तो x1 x2 x3 सारे ही 0 पुट कर दिए आपने, तो वो सारे मिलकर 0 बना देंगे इस 0 के बराबर। इसी तरह यहाँ इसी को इनको भी वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? जैसे ही आप यहाँ x1 0 पुट करते हैं, x2 0 पुट करते हैं, x3 अप टू xn 0 पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन सारी 0 होगी। तो सारी की सारी इक्वेशन जो हैं ये 0 हो जाती हैं। तो इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? कि आपका तो कोई कमाल है ही नहीं इसमें, ये तो है ही इसका सॉल्यूशन, आपने कौन सा कमाल कर दिया। और ये इसको सेटिस्फाई इसलिए कर रहा है कि होमोजीनियस है, राइट साइड पे सारे 0 हैं।
अगर किसी भी इक्वेशन में राइट साइड पे ज़ीरो ना आता तो फिर वो उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन का कोई चांस नहीं बनता, फिर उसका कोई ट्रिवियल सॉल्यूशन हम नहीं कहते, उसका सॉल्यूशन तो फिर मालूम करना ही पड़ता। ट्रिवियल सॉल्यूशन सिर्फ किसका होगा? सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस का ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से क्या मुराद है? नॉन जीरो सॉल्यूशन। जैसे ट्रिवियल सॉल्यूशन जीरो सॉल्यूशन है और ये तो लाजमी होगा होमोजेनियस इक्वेशंस का, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से मुराद होगी नॉन जीरो सॉल्यूशन। ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसमें अब आपका कमाल होगा नॉन जीरो सॉल्यूशन मालूम करने के लिए। इसमें वो एक रिजल्ट है जो कि हम यहाँ तो प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन आपको बुक्स में मिल जाता है उसका प्रूफ। आपके वैसे इस कोर्स से वो बियॉन्ड है उसका स्कोप, आपके कोर्स में उसका प्रूफ नहीं है कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे कौन सी होगी? Here coefficient matrix is A, बता सकते हैं कौन सी है? ये जो अननोन्स हैं इनके साथ जो कांस्टेंट्स पड़े हुए हैं इनकी मैट्रिक्स क्या होगी? वो A11 A12 अप टू A1n, A21 A22 A2n और फिर AM1 AM2 अप टू AMN। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो तो फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इफ A mod is equal to 0 then non trivial solution exists। अब अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो और उसे कहे कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चेक करें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें और अगर वो ज़ीरो हो गया तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो ज़ीरो नहीं हुआ तो फिर नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। अब क्वेश्चन को एक सॉल्व करते हैं। अब यहाँ एक चीज़ आप नोट कर लें कि डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं आप। इस वक्त जो आपके पास मैट्रिक्स ए है ये स्क्वायर नहीं है, इसमें नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है। तो इसके लिए कंडीशन कुछ और होगी, इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चेक करने के लिए कंडीशन कुछ और होगी। लेकिन अभी हम वो वाला कोई एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई हो। वो वाला कौन सा क्वेश्चन होगा? जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हों। उस सूरत में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर बनेगी और उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकेंगे। समझ आ गई? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन जो है जिसमें डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो आप करते हैं होना चाहिए, उसमें ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो अदरवाइज आप डिटर्मिनेंट नहीं निकालेंगे। तो इस सिलसिले में एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, 2x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू प्लस z इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, 4x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं और 3 ही अननोन्स हैं। 1 2 3 इक्वेशंस हैं और अननोन्स की तादाद भी 3 ही है, x y z। तो इसके कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। तो अब आप इसको अच्छी तरह समझ लें। मैंने एक ही क्वेश्चन इस तरह का करवाना है, बाकी फिर आप इस क्वेश्चन इस तरह के खुद करेंगे। तो यहाँ आप देखते हैं कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए जो है वो है 2 माइनस 3 और 1। एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, वाई का माइनस 3 है और जेड का 1। एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का 2 और जेड का माइनस 3। एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का माइनस 1 और जेड का 2। ये है।
अब कंडीशन चेक करनी है आपने, तो आपने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है। 2 माइनस 3 1 1 2 माइनस 3 4 माइनस 1 2, ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड आप फर्स्ट रो से अगर करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और उसके बाद ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2। ये भी एक डिटर्मिनेंट होगा, लेकिन ये डिटर्मिनेंट जो है इसका ऑर्डर रिड्यूस हो चुका होगा। पहले जो डिटर्मिनेंट था वो 3/3 का था, अब 2/2 का। इसके बाद आपने माइनस लिखना है और फिर अगला नंबर -3, ये माइनस फार्मूले का है और ये -3 तो उसका अपना -3 है, नेगेटिव साइन। और फिर आपने डिटर्मिनेंट लिखना है जिसमें ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ना है। 1 -3 और 4 2 आ जाएगा, 1 -3 और 4 और 2, फिर +1, ये हम एक्सपेंड कर रहे हैं भाई फर्स्ट रो। फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ दें और 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखें, वो लिखेंगे 1 2 4 -1। अब आगे आपको एक्सपेंशन आती है कि आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 4, फिर माइनस करके इसको इसके साथ करना है, तो क्या आएगा -3 इंटू -1, ये हो गया +3। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करके इसको इसके साथ, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 -3 इंटू 4। फाइनली फिर इसको इसके साथ वो आ जाएगा -1 और इसको इसके साथ माइनस करके 8। देखते हैं 2 इंटू ये माइनस माइनस प्लस और फिर -1 या -3 और फिर +3, यहाँ क्या बन गया 2 + 12 और वो क्या बन गया -9 जी। 4 - 3 1 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा, 2 + 4 14, 14 + 3 42 और फिर -9, क्या बना 44 - 9 35। तो चलें ये तो ज़ीरो ही नहीं आया, तो क्या पता चला नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। यहां से ये पता चल गया नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यानी इस सिस्टम का सोल्यूशन एक ही है, जो कि x y z 0 0 पुट करें तो आएगा, वरना नहीं आएगा। तो x भी 0 y भी 0 z भी 0 पुट करके सोल्यूशन आया, तो क्या कमाल हुआ, तो कोई कमाल नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ऐसे क्या है ग्राफिकली, ये किसकी इक्वेशंस है जी? इसमें असल में ये प्लेन की इक्वेशंस हैं। अब इसकी चलें डिस्कशन बाद में कभी कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ी सी कर लूँ तो ये 2x - 3y + z = 0, ये कि प्लेन की इक्वेशन है। दूसरी भी प्लेन की इक्वेशन है, तीसरी भी प्लेन की इक्वेशन है। तीनों का एक कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तीनों प्लेन किसी एक पॉइंट से पास नहीं करते, पास तो इन्फिनिट पॉइंट से करते हैं, लेकिन इनका कोई यानी जो पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करता है वो इसको नहीं सेटिस्फाई करता, जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है वो इसको नहीं करता, जो इसको सेटिस्फाई करता है वो इसको नहीं करता। अगर कोई पॉइंट मिल जाता यानी वो इसको तीनों को सेटिस्फाई करता, तो वो फिर उसका सोल्यूशन होता और वही नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता। अब ये तीनों पॉइंट जो प्लेन है सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो है ओरिजिन, यानी इन तीनों प्लेन्स का कॉमन पॉइंट एक ही है और वो क्या है ओरिजिन, यानी x भी 0 y भी 0 z भी 0, तो वो तो ट्रिवियल है। ठीक है, लिहाजा अब हमें कोई और क्वेश्चन डिस्कस करना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। 5x1 - 2x2 + x3 = 0, 3x1 + 2x2 + 7x3 = 0, x1 + x2 + 3x3 = 0।
इसमें भी नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हैं। और यहाँ ए मॉड अगर हम लें डिटर्मिनेंट, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर लें तो क्या बनेगा 5 3 1 -2 2 1 1 7 3। ये समझ आइए कैसे लिए हैं। x1 के कोएफिशिएंट्स 5 3 1, x2 के कोएफिशिएंट -2 2 1, x3 के कोएफिशिएंट 1 7 3। अब आप इसको एक्सपेंड करें, और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना पीछे हमने एग्जांपल में क्वेश्चन में देख लिया। तो मैं ज़रा डायरेक्ट अब करूँगा, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें 5, उसके बाद ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 2 × 3 6 -7, फिर -2, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 3 × 3 9 -7 +1, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 3 -2। नेक्स्ट सी 5 × 1 5 × -1 +2 × 2 +1 1 ही आएगा ना। क्या बन गया -5 +4 +1 = 0। तो इसका मतलब है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। डिटर्मिनेंट का मॉड ले लिया, 0 आ गया है, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। दिस शोज दैट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब ये पता करने के बाद आपने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालना कैसे है। ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मालूम करने के लिए आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसिडर करें। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी हम पार्टीशन करके वो 0 0 भी यहाँ पे लिख लेंगे। जब आपके पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आएगा तो ज़्यादा पता चलेगा आपको। तो हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसमें लिखते हैं 5 -2 1 3 2 7 1 1 3, और डॉटेड लाइन डाल के या वैसे लाइन डाल के आप राइट साइड वाले एंट्रीज जो हैं 0 वो लिख दें। इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ साथ राइट साइड वाली जो चीज़ है वो भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखी गई हो, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाती है। इसके बाद आपने करना ये है कि इस मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले आप उसका ये चेक कर लें कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों, स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही हो, फिर उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। वो हमने कर लिया। उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसिडर करें और इसको आप रो ऑपरेशंस करके एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें। एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला क्या काम होता है, यहाँ 1 लाना है। कैसे लाया जा सकता है, आपके पास मैट्रिक्स पड़ी हुई है, को बता सकते हैं कैसे लाया जा सकता है 1? यार डिवाइड तो आपने उस वक्त करना है जब कुछ ना हो रहा हो, क्योंकि देखो ना अभी आप डिवाइड करके मुसीबत में खुद ही पड़ोगे, साथ हमें भी डालोगे। 1 मिनट अगर आप यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हो, जैसे भी आपने मुझे कहा, तो -2/5 और 1/5 इसको मैं जब ऑपरेट करूंगा, ऐड प्लस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो आप भी मुसीबत में होंगे, मैं भी मुसीबत में होऊंगा। तो क्या करना है, सिर्फ एक काम करें ना, इस रो को इस रो के साथ इंटरचेंज करें, ये 1 होते चला जाएगा। ये सबसे आसान काम है। अभी इस वक्त जो आपके पास ऑपरेशन हैं, उनमें जो सबसे आसान ऑपरेशन है वो लगाए ना। रो को इंटरचेंज करना सबसे आसान है। मकसद तो यहाँ पे 1 लाना है, ठीक है। तो उस तरफ नहीं जाना जिस तरफ आप जाना जा रहे हो, लेकिन जाओगे आप उसी तरफ ही हैं। ये आ गया आपके पास। ये हमें भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत तंग करते थे, क्योंकि पहले तो रो ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कि रो ऑपरेशन कितनी किस्म के होते हैं। बताएंगे कौन कौन से होते हैं वैसे? हैं 3 किस्म के। कौन कौन सी? पहली किस्म क्या है, किसी भी रो को किसी, चलें ठीक है हम इसको कह लेते हैं किसी भी रो को किसी भी रो में प्लस या माइनस। असल में ये नहीं है ऑपरेशन, वो ये है कि किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा के किसी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये है ऑपरेशन। फिर एक ऑपरेशन जो सबसे पहला ही ऑपरेशन था जो अभी हम कर रहे हैं कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज।
सेकंड ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो विद एनी नंबर, रो को रो से नहीं करना। और फिर क्या था, किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा के किसी और रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें। तो ये ऑपरेशन से रो ऑपरेशन। अब उन रो ऑपरेशन में हम जो लगाने लगे हैं वो R1 को इंटरचेंज करने लगे हैं R3 के साथ। तो R1 सारी की सारी ऊपर, R3 सारी की सारी ऊपर ले जाएं, 1 1 3 0, और सेकंड रो तो वैसे ही रहेगी ना, 3 2 7 0, और फिर 5 -2 1 0। ठीक, तो वो एक हमने वाईवे की क्लास शुरू की हुई है, उसमें वाईवे के लेक्चर्स अपलोड हम कर रहे हैं। तो आज फर्स्ट ईयर के एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर इसका क्या मतलब है जो आप लिखते हैं कि मुम्तहिन के मुंह से सवाल निकले और आपके मुंह से जवाब निकले। आपने देखा कोई लेक्चर कभी वो वाला? वो नहीं देखा। तो बहरहाल वो देखिएगा और इसका मीनिंग मुझे भी बताइएगा क्या मतलब है। उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया वैसे आज। एनी हो, आपने यहाँ 1 लाना था ना, वो ले आए। अगला काम क्या है, इस 1 के नीचे 0 लाना है। कैसे लाया जा सकता है? इस 1, ये जो 1 लाए थे ना, अब इसको इस्तेमाल करें ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करें। तो सबसे पहले ऑपरेशन क्या लिखेंगे आप? जी शाबाश, R2 - 3 R1, यानी R1 को 3 से मल्टीप्लाई करा के R2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। और जिस रो को मल्टीप्लाई कराते हैं वो रो चेंज नहीं होती है। तो R1 तो वैसे ही रहेगी ना, 1 1 3 0। जब मैंने उसको मल्टीप्लाई कराया 3 बन गया, 3 - 3 0 हो गया। 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1। 7 - 9 क्या हो जाएगा? -2। 7 - 9। अगला काम क्या है, इस 1 के नीचे यहाँ तो 0 ले हैं, इस 1 के नीचे यहाँ भी 0 लाना है। वो कैसे होगा? R3 - 5 R1, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 0 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, -7। 5 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो -14। अगला काम क्या है, यहाँ 1 हो सकता है बड़ी आसानी से। कैसे? -1 से मल्टीप्लाई करा दें, हम कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो करते हैं फिर। तो -1 इंटू रो 2, फर्स्ट रो वैसे रहेगी 1 1 3 0। इसको जब -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 1 2 0। इधर क्या हो सकता है? ये खामखाई 7 पड़ा हुआ है। अब अपने डिवीजन का शौक पूरा करें ना, अब डिवाइड कर लें। अब आप कर सकते हैं 7 से -1 और 7 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं रो 3 को, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा हमारे साथ। वहाँ 14 पड़ा हुआ है, फ्रैक्शन नहीं आएगी। क्या बन जाएगा? 0 1 और 2। अगला क्या काम करना होता है, ये हम एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स को। अगला क्या काम होता है? नहीं, अभी तो काम पूरा नहीं हुआ। ये 1 इसके नीचे 0 और ये जो 1 बनाया इसके नीचे 0 बनाने हैं। कैसे बनेगा? सीधा सीधा R3 - R2। फर्स्ट रो वैसे रहेगी 1 1 3 0। सेकंड रो भी वैसे रहेगी 0 1 2 0। और ये थर्ड रो में से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट करें तो वो तो 0 0, और ये 0 0 हो भी जानी चाहिए थी। क्यों बोला? आपने चेक किया कि डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, तो डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब है कि कोई एक रो फिर 0 है, तो बन गई। ठीक है, डिटर्मिनेंट। अच्छा चलें, इसके बाद अब क्या हुआ, ये 1 आ चुका है और ये 1 पहले से, उसके नीचे भी 0, ये 1 के नीचे भी 0। अब इस 1 के ऊपर 0 बनाना है कि नहीं बनाना? वो रिड्यूस्ड रेशनल फॉर्म में है, तो रिड्यूस्ड रेशनल फॉर्म ही कर लेते हैं। एक्स वाई जी की डायरेक्ट वैल्यूज निकलेंगी। एशेलन फॉर्म में हम कन्वर्ट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर जब निकालेंगे तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ेंगी। तो रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो 1 बना है इसके ऊपर 0 बनाए। जी, इसके ऊपर 0 कैसे बनेगा? R1 - R2।
तो ये 1 रह गया, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1 0, यहाँ पे 0 1 2 0 0 0 0 0, ठीक है। अब देखिए x1 x2 ये कोएफिशिएंट किसका है, x1 का, और ये किसका है, x3 का। तो यहाँ से इक्वेशंस क्या जनरेट हुई हैं, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये कोएफिशिएंट किसका है, तो ये किसका है, तो x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। तो आप जरा गौर करें, इन इक्वेशन में से मैं ये लिख सकता हूं x1 इज इक्वल टू माइनस x3 एंड x2 इज इक्वल टू माइनस 2x3, लिख सकता हूं। अगर मैं x3 k सपोज कर लूं, इफ x3 इज इक्वल टू k वेयर k इज, बल्कि माइनस k सपोज कर लें, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0, देन x1 क्या हो जाएगा, x1 k हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा 2k। मैंने यहाँ पे x1 माइनस k सपोज किया है उसका नेगेटिव साइन खत्म करने के लिए। अगर आप ना करें तो कोई इशू नहीं है। अगर आप k सपोज करें तो x1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस k, x2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2k। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कौन सा आया फिर, 10 k x1 इज इक्वल टू k, x2 is equal to 2k and x3 is equal to minus k where k is not equal to 0, क्योंकि हम तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तलाश कर रहे हैं ना। k 0 कह दिया तो फिर तो ये आ जाएगा, और k नॉन इक्वल टू 0 है, नॉन 0 है, और k रियल नंबर है। इज द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मुझे बताएं ये कितने हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है कितने हैं, इन्फिनिट है। के कहां से लिया हुआ, रियल नंबर्स। के कहां से लिया हुआ, रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। जीरो तो है ही, पहले जीरो तो है ही उसका सॉल्यूशन, उसके बाद की बात करें। के की वैल्यू मैं 5 रखता हूं, सॉल्यूशन क्या आएगा 5 10 और -5। पुट करके देख लें, किसी भी इक्वेशन में पुट करें, ये सॉल्यूशन, तो वो तीनों इक्वेशंस को 0 बनाएगी। ये समझने वाली बात है, ये पॉइंट समझने वाला है। आपके पास इस वक्त नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आया इन टर्म्स ऑफ के, x1 इज इक्वल टू के, x2 इज इक्वल टू के, x3 इज इक्वल टू माइनस, x1 इज इक्वल टू के, x2 इज इक्वल टू के एंड x3 इज इक्वल टू माइनस के। ये सॉल्यूशन आपका आया है। के कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर कोई भी पुट करें, नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो तो है ही वो, तो ये उसका सॉल्यूशन होगा। मैंने के की जगह 5 पुट करके बताया आपको। x1 बनता है 5, x2 बनता है 10, x3 बनता है -5। पुट करें, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये आपने करना है लास्ट में, वीडियो पॉज करके आपने ये करना है। फिर आप के की जगह 1 रखें, x1 की वैल्यू 1 आएगी, x2 की वैल्यू 2 आएगी, x3 की वैल्यू -1 आएगी। ये भी पुट करके तीनों में चेक करें, लाजमी सेटिस्फाई करेगा। देयर इज नो क्वेश्चन के कोई सेटिस्फाई ना कर सके, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो सेटिस्फाई ना करे। तो फिर कितने सोल्यूशन है। आप के की जगह 1/2 रखें, आपको डिवीजन करने का बड़ा शौक है ना, तो के की जगह 1/2 रखें, और फिर x1 आएगा 1/2, x2 आएगा 1, x3 क्या आएगा -1/2। वो भी पुट करके देखें तीनों इक्वेशन में, वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो कमाल हो गया, कितने सॉल्यूशन निकला है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इनफिनिट। ठीक है, समझ आ गई है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं। हमने आज जो डिस्कस किया है, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस को डिफाइन किया, उसका ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में बात की। उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उस केस में लिया है जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हैं, जिसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है इस केस में।
वो आपने निकाल लिया। आप भी इस तरह के क्वेश्चन तो तकरीबन सारे करें आप। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह